हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति पांडे। आज हम अपनी सीरीज में एक नया बात करेंगे रिगार्डिंग फीवर एंड कॉफ, जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्रॉम पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को अक्सर बुखार आ जाता है, अक्सर खांसी होती रहती है, तो क्या करें, क्यों हो रही है। तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फीवर एंड कॉफ दोनों ही एक तरह का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी कोई फॉरेन बॉडी कहें तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया या कुछ कह लीजिए कि किसी टाइप का कुछ फंस गया गले में या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो शरीर क्या करता है, उसको बाहर निकालना चाहता है। तो उस केस में शरीर क्या करेगा, खांसना शुरू करेगा। तो कॉफिंग हो गया डिफेंस मैकेनिज्म, उसके एयर वे में जो सांस का नली है उसमें कोई फॉरेन चीज गई, फॉरेन बॉडी गई, तो वो उसको खांस के बाहर फेंकना चाहेगा ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसको क्लियर कर सके। तो दैट इज कॉल्ड कॉफिंग, वो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सेकेंड इज फीवर की जब बात करते हैं तो सेम वे बॉडी में जब किसी भी तरह का इन्फेक्शन इनसाइड जाता है तो बॉडी क्या करता है, अपना टेम्परेचर रेज कर लेता है। टेम्परेचर रेज करने से क्या होगा कि वो जो इन्फेक्शन का पार्टिकल है वो उसको मारना चाहता है। बेसिकली गर्मी में हम पढ़ते हैं ना, जब कोई चीज गर्म होती है तो कीटाणु मर जाते हैं, तो बॉडी भी वही करता है, अपना टेम्परेचर रेज कर लेता है। तो ये भी डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। तो इट इज गुड कि अगर बच्चे को बुखार या खांसी हुई तो इसका मतलब एक चीज सही है कि उसका जो नॉर्मल इम्यूनिटी है, नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म है, वो नॉर्मल है, तभी ऐसा हो रहा है। अदरवाइज बच्चे को बुखार भी नहीं आएगा, खांसी भी नहीं होगी, तब वो सब कुछ डिप्रेस्ड है उस केस में। सेकेंड चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक है, आपने तो कह दिया कि ये चीज नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है, अभी कैसे पता चलेगा कि बच्चे को जो है वो सच में सीरियस कंडीशन है कि नहीं है, उसको अस्पताल लेके जाना है कि नहीं जाना है। तो उस केस के लिए आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए। डिफरेंस कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हम बुखार की बात करते हैं। बुखार अगर परसिस्टेंटली चल रहा है, कह लीजिए 4 दिन से भी ऊपर हो गया और लगातार चल रहा है, उस केस में, या फिर बुखार जो है जब बुखार आ रहा है तो एकदम हाई ग्रेड आ रहा है, साथ में बच्चे को समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे को झटके आने लग जाते हैं, वो क्या बुखार के साथ बच्चा एकदम टॉक्सिक लुक में, मतलब आपको देख के लगेगा कि वो एकदम सिक लुकिंग बच्चा है, एकदम थका हारा, एकदम एक्टिव नहीं लग रहा है, खाना पीना नहीं खा पा रहा है इतना ज्यादा, उसका पेशाब का इंटेक कम है, वो डल आपको दिखाई देगा। तो वो सारा इंडिकेट करता है कि बच्चे को अस्पताल लेके जाना है और हो सकता है कि उसको जांचें भी करवानी पड़े और एंटीबायोटिक्स का भी रिक्वायरमेंट पड़े इस केस में। लेकिन अगर बच्चे को बुखार आया, उस समय हमने बुखार का दवाई दिया और वो बुखार उतर गया, एंड हो सकता है कि अनदर 5-6 आवर्स में वापस बुखार आ जाए, फिर हमने दवाई दिया, बुखार उतर गया। जब भी बुखार आएगा तो बुखार की वजह से थोड़ा बहुत थकावट होना इज नेचुरल, वो रहेगा, लेकिन बच्चा ओवर थकावट नहीं लगेगा, बट थोड़ा बुखार की वजह से रहेगा। बट इंटरफिब्राइल पीरियड, मतलब 2 बार जो बुखार आया है, 2 बुखार के टेम्परेचर के बीच का जो पीरियड है, उसमें बच्चा आपको नॉर्मल दिखाई देगा। मतलब हम अक्सर पेरेंट्स कहेंगे कि जी बुखार आता है तो बच्चा एकदम डल लगता है, लेकिन बुखार जब उतरता है तो बच्चा फिर खेलने लग जाता है, फिर उसको बुखार आ जाता है। तो वो इंडिकेट करता है कि हो सकता है उसको वायरल इन्फेक्शन हो। सो फीवर का मोस्ट कॉमन कॉज भी वायरल इन्फेक्शन होता है 90% केसेस में। सिर्फ 10% केसेस ऐसे हैं जिसमें कि कुछ और चीजें होती हैं जो हमें इवेलुएट करना पड़ेगा और उसको उसके हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, कॉफिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉफिंग जो है वही फॉरेन बॉडी गया, उसको निकालने का कोशिश किया गया, तो उसकी वजह से उसको खांसी आई। तो कॉफिंग में भी आपको ये देखना है कि बच्चे को साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है। एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर हम कहें तो आता है उसकी सांस तेज चलना। अगर बच्चे की सांस तेज चल रही है या पसलियां चल रही हैं, यहाँ पे अक्सर इस जगह पे उसके खड्डे पड़ने लगेंगे। उसके रिब्स को अगर आप देखेंगे, उसकी छाती की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मसल्स थोड़ा अंदर जा रहा है जब सांस ले रहा है, मतलब खींच के सांस ले रहा है बच्चा। ये सारा चीज इंडिकेट करता है कि उसको कुछ ना कुछ निमोनिया का साइन है। तो उस केस में उसको चेस्ट इन्फेक्शन है, चांसेस हैं कि वो वायरल हो या कुछ भी हो, वो चांसेस है कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो कभी भी कॉफिंग के साथ सांस तेज चल रही हो या पसलियां चल रही हो या खांसी इतनी ज्यादा आ रही है कि अनकंट्रोलेबल चल रही है, या एक पिकुलियर साउंड आता है, इसको कहा जाता है कुत्ता खांसी हिंदी में, जो आपको बार्किंग कॉफ लाइक होगा,
वो वूपिंग कफ होगा, वो सब चीज़ों में आपको उसको एक बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। या उसकी वॉइस चेंज हो गई है, एकदम हस्कीनेस हो गई है, या ड्यू टू खांसी उसका गला में काफ़ी दर्द हो रहा है और वो कुछ खा भी नहीं पा रहा है। सो दीज आर द डेंजर साइंस, जब उसको आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं, हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर तो वैसे भी इंडिया में हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो बहुत कॉमन है। पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है अभी खांसी हुआ, बुखार हुआ, हम जाके फटाफट से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं या हम अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेके दे देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। देखिए, जब भी बच्चे को खांसी या बुखार आ रहा है, 90% केसेस में वो वायरल है। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक्स कभी भी एक्ट नहीं करेगा। ये एकदम ऐसा अच्छे से समझना है कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को नहीं मारता है। तो अगर आपके बच्चे में कोई भी डेंजर साइन आता है, जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया, इन दैट केस उसको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, उसको क्लिनिकली एग्जामिन करने के बाद। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ घर में कुछ बेसिक दवाइयाँ रखनी है, जिसमें कि पैरासीटामोल इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिकेशन, जो कि मतलब वो आप कह लीजिए रामबाण है हमारे में। अगर बच्चे में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लिवर का इशू नहीं है, तो हम ऑलवेज उसको पैरासीटामोल देंगे। देना करेक्ट डोजेस में है, ज़्यादा कुछ भी देंगे या कम कुछ भी देंगे तो या तो वो असर नहीं करेगा, वो उसका साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। तो घर पे पैरासीटामोल आप रख सकते हैं, कुछ सिंपल कॉफ की मेडिकेशन रख सकते हैं जो कि कॉम्बिनेशन वाली ना हो, प्रेफर ये किया जाए। तो अगर बुखार आए बच्चे को, हर 6-6 घंटे से आपको पैरासीटामोल देना है। आप पट्टियाँ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बुखार है। पट्टियाँ कैसे करनी है, पतला कपड़ा लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की जो पानी है उसमें आपको डिप करना है, उसको निचोड़ना है और बच्चे के हाथ में, पैर में, टमी वाले एरिया में वहाँ पे लगाना है। सर छोटा होता है, वहाँ लगाएंगे तो इतना फायदा नहीं करेगा। सो आप उसकी स्पंजिंग कर सकते हैं। स्पंजिंग कितनी देर करनी है, यूजुअली 15 से 20 मिनट एनफ है, उसके ऊपर स्पंजिंग करने का भी फायदा नहीं है। लेकिन सडनली बच्चे को एकदम एयर कूलर लगा के, एकदम एसी का टेम्परेचर कम करके या हीटिंग ब्लैंकेट में लगा देना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेंजर साइन कैसे पिक करना है बच्चे को, कि कब उसको अस्पताल लाने की ज़रूरत है और कब तक वो घर पे मैनेज किया जा सकता है। कोई भी बुखार हो, कोई भी इलनेस हो, ऑलवेज हाइड्रेशन उसकी इम्पॉर्टेंट है। जब तक बच्चा अच्छे से पानी पी रहा है, चाहे उसको आप ज़बरदस्ती पिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके पिलाइए, लेकिन पानी पी रहा है, पानी अगर पिएगा यूरिन आउटपुट उसका ठीक आएगा। तो अगर पेशाब उसका गाढ़ा नहीं आ रहा है या पेशाब का फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुआ है, मतलब कम से कम 4 घंटे में एक बार पास कर रहा है, और बच्चा इन बिटवीन बीमारी के थोड़ा सा एक्टिव रहता है, एकदम डल नहीं हुआ है, या कोई नया किसी तरह का रैश आ जाना, कोई नया सिम्टम आ जाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ये सब केस में घर पे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल पैरासीटामोल से 3 to 4 डेज लगेगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ओके, एंटीबायोटिक्स आपको नहीं देना है। नेक्स्ट आता है कि जो हम एडल्ट प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि जी एडल्ट का हमने रखा हुआ है कॉफ सिरप, हम बच्चे को थोड़ा कम करके दे देते हैं, हमने बड़ी दवाई रखी हुई है उसको आधी गोली तोड़ के दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों का जो शरीर है, जो मेटाबॉलिज्म है या जो ड्रग एक्ट करने का तरीका है, वो सब वजन पे डिपेंडेंट होता है। तो उनका वजन कम होता है तो हमें उसके प्रोपोर्शनेट उसको दवाई देनी है। और जो एडल्ट में हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो बच्चों में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन ड्रग है तो वो सारे कॉम्बिनेशन बच्चे के हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ एडल्ट की मेडिकेशन आधी डोज करके बच्चे में नहीं देनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा एक घर में 5 साल का बच्चा है, उसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है और अभी वो लेकर आए हैं अपने 3 महीने का बच्चे को। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि हमारे 3 महीने के बच्चे को भी खांसी जुकाम हो गया है, क्योंकि हमारे 5 साल को भी हो गया था, तो कहीं वही सेम ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हो सकती है सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल हो सकती है। अगर घर में किसी एक से दूसरे में कोई इन्फेक्शन, मतलब कोई सर्दी खांसी जुकाम फैल रहा है, वो मोस्ट लाइकली वायरल होगा, दैट आई एग्री। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 5 साल की उम्र का बच्चा ऑलरेडी वो सारे इनिशियल फेजेस को क्रॉस कर करके इम्यून हो चुका है।
तो अब उसके शरीर में कोई चीज अगर आएगी तो वो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करेगी जैसे कि एक 3 महीने के बच्चे के शरीर में करेगी। इसलिए अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है, इन दैट केस अगर आपको लगता है उसको एकदम हाई ग्रेड बुखार आ गया, खांसी हो रही है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, क्लिनिकली देखना चाहिए, ओवर द काउंटर दवाई लेके काम नहीं चलाना चाहिए। सो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक और भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेरी रहती है जो 3-4 महीने के बच्चे के लिए होती है कि जी इसको बुखार आ गया, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, रोज शाम को बुखार आ गया। उस केस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, समटाइम्स पेरेंट्स ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, कपड़ा ज्यादा रैप कर देते हैं, उसकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वो समवेयर अराउंड 99.5 नियर अबाउट 100 होगा। ऐसा नहीं है कि 102 103 ऐसा जाएगा, समवेयर अराउंड 100 लाइक करेगा। तो उस केस में आपको बच्चे को थोड़ा अनरैप करना है, सिंगल क्लोथिंग रख के आधा घंटा इंतजार कीजिए एंड रीचेक कीजिए टेम्परेचर। अगर उसके बाद भी टेम्परेचर उसका ज्यादा ही रहता है तब हम उसको फीवर मानेंगे, तब हमें उसको देखना पड़ेगा कि क्यों फीवर आया या उसको इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि नहीं है। आई होप फीवर के रिगार्डिंग और कॉफ के रिगार्डिंग बेसिक क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई और फर्दर क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।